हम लास्ट उसमें छोड़ के हटे थे कि वर्किंग कैपिटल डिसीजन में मींस व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच विल गोइंग टू इफेक्ट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मुझे कितनी पैसा वर्किंग कैपिटल में चाहिए वो मुझे देखना है। तो फर्स्ट वन इज नेचर में पढ़ा चुकी थी कि मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है। अगर मान लो कोई सर्विस दे रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा है, मैं टीचिंग सर्विस दे रही हूँ, तो मुझे वर्किंग कैपिटल क्या ही चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कम चाहिए। तो अगर बट मुझे मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ तो मुझे वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, क्योंकि मुझे प्रॉपर उस रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को, फिनिश गुड्स को बनाने में टाइम लगेगा, तो आई रिक्वायर्ड मोर पैसा इन वर्किंग कैपिटल। उसके लिए फिक्स कैपिटल नहीं चाहिए। सॉरी, उसके लिए फिक्स कैपिटल चाहिए। फिक्स कैपिटल भी ज्यादा चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में और वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए। यस। स्केल, नॉर्मल स्केल तो इजी सी चीज है। अगर लार्ज स्केल पे कर रहे हो तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, स्मॉल स्केल पे कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस साइकिल? हर एक का ना साइकिल पीरियड होता है। नहीं, साइकिल मान ले दिवाली है, अब हर बिजनेस साइकिल की दिवाली ऐसे बिजनेस साइकिल होती है, चाहे वो मिठाई हो, कपड़ा हो, कार्ड्स हो, कुरियर हो, कुछ भी हो, उसमें बूम पीरियड होता है। तो व्हेन देयर इज अ बिजनेस की साइकिल का बूम पीरियड है, व्हेन यू रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। बट ठंडा बिजनेस साइकिल का ऐसा फेज है कि यार ये 2 महीने, तो देन वी रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल, राइट। तो इसमें बिजनेस साइकिल में ऐसे निकाल लो, एक में लिखो बूम, एक में लिख लो बूम और एक में लिख लो कि डिप्रेशन चल रहा है जब। अच्छा, बट इनमें सीजनल फैक्टर, सीजनल काम, पीक सीजन और लीन सीजन। ठंड का कपड़ों का काम कर रही हूँ, ठंड में इनका सीजन पीक रहेगा। शुगर बनाने वाली इंडस्ट्री है, अब बनती तो वो 4 ही महीने है, चीनी बनती तो 4 महीने, बट मिलती 12 महीने है। यहाँ पर वो सीजनल, वो प्रोडक्शन साइकिल में आ गया। वहां पर सीजनल फैक्टर समझ आया कि तुम्हारे उसका सीजन क्या है। कपड़ों का, कूलर का सीजन, मान ले मैं एसी बना रही हूँ, तो जब सीजन फैक्टर है देन आई रिक्वायर्ड मोर वर्किंग कैपिटल। बट जब सीजनल नहीं है, लीन पीरियड है, जब लीन पीरियड है तो देन रिक्वायर्ड लेस वर्किंग कैपिटल। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन साइकिल? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन साइकिल? लिखो, प्रोडक्शन साइकिल मींस टाइम स्पैन between the receipt of the raw material and consumption of the, can I erase this? नहीं, erase करूं। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब क्या होता है? टाइम स्पैन between the receipt of raw material and the conversion into finished goods। वो क्या कह रहा है? प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है? जब मैंने रॉ मटेरियल लिया और उसको पूरे फिनिश गुड्स को बनने में कितना टाइम लगता है, दैट इज प्रोडक्शन साइकिल। कि तुम्हारा प्रोडक्ट कितना टाइम ले रहा है प्रोड्यूस होने में। वो कह रहा है अगर मान लो एक लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल होगी तो हमें रॉ मटेरियल का अमाउंट भी ज्यादा चाहिए। कुछ क्यों? देखिए इधर देखो, वैसे ऑपरेटिंग साइकिल और प्रोडक्शन साइकिल में फर्क होता है क्या? कोई बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग साइकिल? ऑपरेटिंग साइकिल देखो पेज नंबर, ऑपरेटिंग साइकिल, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग साइकिल एंड प्रोडक्शन साइकिल? ऑपरेटिंग साइकिल मतलब जो प्रोडक्ट बनाने में और मिलने में। प्रोडक्शन साइकिल ओनली दिस, ऑपरेटिंग में तूने सेल भी कर दिया, तेरा पास पैसा वापस भी आ गया, दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल। नहीं समझ आया? प्रोडक्शन साइकिल जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा पैसा मेरा ब्लॉक होगा। समझ आ रहा है? प्रोडक्शन साइकिल जितनी बड़ी होगी, कि यार एक बात बताओ, मान लो मेरी प्रोडक्शन साइकिल बहुत छोटी है, मेरी प्रोडक्शन साइकिल सिर्फ 15 दिन की है और कच्चा माल आया बनने में, फिनिश गुड्स बनने में 15 दिन लगते हैं, तो आई रिक्वायर्ड लेस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि वो प्रोड्यूस होके वो हो गया, बिक गया, फिर दोबारा पैसा आ जाएगा, वही पैसा खुल रहा है ना, तो वर्किंग कैपिटल मुझे कम चाहिए। वर्किंग कैपिटल मुझे कम चाहिए। बट अगर मान लो मेरी बहुत बड़ी प्रोडक्शन साइकिल है, 4 महीने कच्चा माल आ जाए है, वो प्रोडक्शन पूरा फिनिश गुड बनके 4 महीने मिलेगा, जब वो वर्क इन प्रोग्रेस होएगा वहां पे खाली है ना, मुझे और पैसा डालना पड़ेगा रॉ मटेरियल में, क्या मुझे वर्किंग कैपिटल ज्यादा नहीं चाहिए होगी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर प्रोडक्शन साइकिल लॉन्गर है तो मुझे वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, और कम है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए।
क्रेडिट अलाउड और क्रेडिट अवेल्ड, ध्यान से सुनना, सुन रहे हो तुम खुशी और हार्दिक? क्रेडिट अलाउड मतलब मैं क्रेडिट अलाउड, अलाउ मतलब मैं दे रही हूं, तेरे को भी उधारी, तेरे को भी उधारी, तेरे को भी उधारी। अगर मैं ज्यादा क्रेडिट दूंगी तो मुझे वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। बट अगर मुझे क्रेडिट मिल रहा है, उधारी मुझे मिल रहा है, अगर मुझे क्रेडिट अवेल्ड, मुझे सब कुछ उधारी में मिल जाता है, कच्चा माल भी उधारी में मिल जाता है, ये भी उधार, अगर मुझे उधारी पे मिल रहा है तो मुझे पैसे ब्लॉक करने की जरूरत होगी? मुझे वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी? नहीं। दोबारा समझाऊं, अगर मैं क्रेडिट दे रही हूं, मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं तो उधारी दे ही जा रही हूँ, क्रेडिट इसको भी अलाउ, इसको भी अलाउ, इसको भी अलाउ, तो अगर मैं क्रेडिट ज्यादा दे रही हूँ, क्रेडिट बहुत ज्यादा अलाउ कर रही हूँ, तो मुझे वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। बट मुझे क्रेडिट मिल रहा है, उधार मिल रहा है, तो मुझे वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। नहीं समझ आया? पक्का? कंसेप्ट क्लियर? नेक्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कितने टाइम में तुम्हें अवेलेबल हो रहा है? अगर तुमने आज फोन करा, तुम्हारा शाम तक रॉ मटेरियल, बाबूजी मुझे ना इसका स्क्वाड का कपड़ा चाहिए 2 टन, हाँ ठीक है कल तक पहुंच जाएगा तेरे पास। वर्किंग कैपिटल मुझे कम चाहिए क्योंकि मुझे टाइम नहीं लग रहा, कल आएगा, आज एडवांस है, कल मेरे पास है। अगर मान लो मुझे चाइना से मंगवाना है, मुझे कच्चा माल चाहिए, मैं आज ऑर्डर करूंगी, 10 दिन में वो बनाएगा, फिर 20 दिन में वो लोड करेगा, फिर 1 महीने में कंटेनर पहुंचेगा, फिर मेरे पास पहुंचेगा, तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी इतनी इजी नहीं है, तो मुझे ज्यादा ब्लॉक करके रखना पड़ेगा, मुझे एडवांस में भी अपना गोडाउन भरना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना आज सोचा और आज ही बन गया, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। अगर तो रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं है तो मुझे उसको इन्वेंट्री भी करना पड़ेगा और टाइम भी ज्यादा लग रहा है, तो मुझे वर्किंग कैपिटल में ज्यादा पैसा ब्लॉक करना पड़ेगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल अगर इजीली है मतलब लेस टाइम है, तो मुझे वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, अदरवाइज मुझे वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। नहीं समझो? समझो? पक्का? ये बुक निकालो, बुक में ऐसे 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 करके लिख सकते हो। देखो मैंने बुक में क्या लिख रखा है, इफ द रॉ मटेरियल कैन बी procured easily and continuously, the firm will require to maintain lower stock, इसीलिए मुझे working capital requirement will be low. But however, अगर raw material are not easily available, not continuously available, तो मुझे working capital मेरी ज़्यादा होगी क्योंकि मुझे inventory ज़्यादा maintain करके रखनी पड़ेगी. Done. What do you mean by inflation? With rising prices, larger amounts are required to maintain a constant volume of production and sales. It will result in an increase in the working capital requirement. समझ तो आया नहीं होगा? इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? अगर मार्केट का एक जो रुपीस की वैल्यू है, डॉलर की वैल्यू है, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट कर रही है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट कर रही है, तो मुझे ना वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कब रुपया बढ़ जाए कब गिर जाए, तो आई विल मेंटेन माई स्टॉक अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल हमने कपड़ा मंगवाया चाइना से, तब $1 का प्राइस 60 रुपये था और मैंने ऑर्डर कर दिया, मैंने तो 60 के हिसाब से मंगवाया ना, और कल 53 रह गया, 54 रह गया, 55 रह गया, मेरे तो स्टॉक का 10 लाख का नुकसान हो गया। तो वो कह रहे हैं जब प्राइस में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन, क्या हाँ मेरा फायदा हो गया, सामने वाले को नुकसान हो गया ना, और मान ले व्हाट इफ बढ़ गया, मुझे तो उसके हिसाब से दोनों एंगल है, दोनों पार्टी का एंगल है। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होती है, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है, तो हमें अपनी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए ताकि हम पहले से अपना स्टॉक रख लें। समझ आ गया? नेक्स्ट वन इज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। व्हाट डू यू मीन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी? व्हाट डू यू मीन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी? इट्स नॉट ऑपरेटिंग साइकिल। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? मेरा स्टॉक की एफिशिएंसी कितनी है? स्टॉक मतलब माल, इन्वेंट्री, मेरा जो माल है चाहे वो रेडीमेड हो, रॉ मटेरियल हो, फिनिश्ड हो, वो क्या कह रहा है? पढ़ो पढ़ो। व्हाट डू मीन बाय एफिशिएंटली? मैं तरीके से एफिशिएंटली काम कर सकूं, खाली ना बैठूं। वो कह रहा है एफिशिएंसी इन मैनेजिंग रॉ मटेरियल, reducing the amount lead up to the debtors receivable, and better sales efforts by the management may reduce the level of raw material, debtors and finished good respectively, resulting in the lower requirement of working capital. ये मैंने पहले भी तुम्हें बहुत लंबा एग्जाम्पल देके समझाया था, आज मैं इसे थोड़ा सा शॉर्टर करके समझाती हूँ। वो कहता है अगर मैं बहुत ज़्यादा, मेरी सारी चीज़ एफिशिएंटली मैनेज है, कौन क्या क्या, इन्वेंट्री मेरी मैनेज है, डेटर्स मेरे मैनेज है, रिसीवेबल सब कुछ मैनेज है,
तो मुझे ना वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होता है। मैंने इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन कर रखी है कि इतने दिन में बनेगा, इतने दिन में बिकेगा, इतने दिन में पैसा वापस आएगा, मुझे और वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए, यही मेरी वापस है। मेरा ना सब कुछ कैलकुलेटेड है, सारी रेशियो जो हमने टर्नओवर रेशियो करी है ना अकाउंट्स में, वो मेरी सारी कैलकुलेटेड है। तो वो कहता है अगर तुम्हारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत मार्वलस है, बहुत अच्छी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है, तो तुम्हें वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होता है, क्योंकि तुम हर चीज़ मैनेज कर लेते हो पैसों को। बट अगर तुम्हारी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है उसको ऑपरेट करने की, तुम्हारे स्टॉक को ऑपरेट करने की, ट्रेड रिसीवेबल को ऑपरेट करने की, तो तुम्हें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि तुम मेजअप कर रहे हो। समझ आया? पक्का। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। सिंपल, अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस अपॉर्चुनिटी कोई अवेलेबल है, अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है बाहर मार्केट में, तो मुझे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। अगर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं कर रही, तो मुझे वर्किंग कैपिटल नॉर्मल चाहिए। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय लेवल ऑफ कंपटीशन? व्हाट डू यू मीन बाय लेवल ऑफ कंपटीशन? बाहर बहुत तगड़ा लेवल ऑफ कंपटीशन है। सिर्फ मैं स्क्वाड की कुर्ती नहीं बना रही, 10 जने बना रहे हैं। आज मेरे पास माल नहीं हुआ, वो तो मुझे खा जाएंगे, या आज मैं नहीं कर पाई। अगर तो कंपटीशन में मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो मुझे अपनी स्टॉक, अपना सब कुछ रेडी करना पड़ेगा, स्टॉक भी रेडी करना पड़ेगा, उन्हें उधार भी देना पड़ेगा। अगर उधार देना पड़ेगा तो मुझे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। बट मान लो मोनोपोली है, दूर दूर तक 4 किलोमीटर तक कोई नहीं है, मेरा ही ऑप्शन है, मेरे पास ही होना चाहिए। मैं क्रेडिट नहीं भी दूंगी तो मेरे पास कैश में लेके जाएंगे। मैं स्टॉक मेंटेन नहीं भी करूंगी, आया नहीं है भैया कल आएगा, तो वो मुझे पास कल बोर्ड के मेरे पास ही आएगा। तो अगर कंपटीशन नहीं है मार्केट में तो मुझे वर्किंग कैपिटल, बट अगर कंपटीशन है मार्केट में तो मुझे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। टाइम देख के बताना जरा इन दोनों को। वी हैव कंप्लीटेड वन टॉपिक, क्लोज द डोर। यू आर हाफ एन आवर लेट। 34 minutes. This is very bad. Now I will not going to repeat this 12 points. मैंने डन कर लिया। ये 12 के 12 पॉइंट समझ आए? ये 12 के 12 पॉइंट समझ आए कि क्यों मुझे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए? मैं दोबारा बताती हूँ रिवीजन। 3 डिसीजन थे, याद हो? फाइनेंसिंग डिसीजन के डेट लूँ या इक्विटी। फिर मेरा था कि मैं इन्वेस्ट कहाँ करूँ, फिक्स कैपिटल में या वर्किंग कैपिटल में। फिक्स कैपिटल में ये थे फैक्टर्स इफेक्टिंग कि कौन सा इफेक्ट करेंगे, ये वाले पॉइंट, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। बट दीज आर द फैक्टर्स व्हिच आर गोइंग टू इफेक्ट कि मुझे फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। नेक्स्ट थर्ड डिसीजन कौन सा था? थर्ड डिसीजन कौन सा था? डिविडेंड। निकालो डिविडेंड। डिविडेंड डिसीजन मतलब अगर मैंने जितना कमाया, मैंने ये केक कमाया 50 करोड़ का, मैंने 50 करोड़ का केक कमाया है, ये मेरी अर्निंग है, मुझे डिविडेंड डिसीजन लेना है कि हाउ मच ऑफ द नेट प्रॉफिट व्हिच अ कंपनी अर्न। मैम ये तो मैं एज अ डिविडेंड डिक्लेयर कर रही हूँ, और इसको मैं क्या कर रही हूँ? रिटेन, जिसे हम रिटेन अर्निंग कहते थे, फ्लोइंग बैक ऑफ मनी। वो कहते हैं कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे कि कितना पैसा मुझे रिटेन करना चाहिए और कितना पैसा मुझे डिविडेंड में डिक्लेयर करना चाहिए। मुझे डिक्लेयर ज्यादा करना चाहिए या कम करना चाहिए? मुझे रिटेन ज्यादा करना चाहिए या कम करना चाहिए? डिविडेंड डिसीजन में मुझे डिसीजन लेना है कि क्या मैं कितना डिविडेंड डिक्लेयर करूं, कितना रिटेन करूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट ऑफ अर्निंग, तुम्हारा अर्निंग का अमाउंट क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है कि तुम्हारे कितने बंदों को तुमने डिविडेंड देना है और तुम्हारी अर्निंग कितनी है, अमाउंट। अगर तो तुम्हारी अमाउंट ऑफ अर्निंग वेरी हाई है, यू कैन डिक्लेयर हाई डिविडेंड यार, क्योंकि अच्छी मोटी अमाउंट है। करोड़ 2 करोड़ में क्या ही बांटोगे, क्या ही 50 करोड़ तुम अच्छे से बांटो। नंबर ऑफ डिविडेंड होल्डर जो जिनको देने हैं वो कम है, और वो, लेकिन अगर मान लो भाई प्रॉफिट तो हुआ है, अर्निंग तो हुई है, बट नाम के बराबर हुई है, तुम क्या ही डिक्लेयर करोगे? समझ रहे? अमाउंट ऑफ अर्निंग, बच्चा अमाउंट ऑफ अर्निंग और स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग में कंफ्यूज होता है, समझो। अमाउंट ऑफ अर्निंग कितना, अमाउंट कि कितना, स्टेबिलिटी मतलब तुम्हारा ग्राफ क्या है। यार हमारा अमाउंट ऑफ अर्निंग का ग्राफ ऐसे है, तो स्टेबल अगर अच्छा है, अगर मान लो स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, कभी तो
तुम लॉस पे जा रहे हो, कभी नो प्रॉफिट नो लॉस पे जा रहे हो, कभी इतना प्रॉफिट कर रहे हो। अगर तुम्हारी अर्निंग का स्टेबिलिटी नहीं है भाई, अगर स्टेबिलिटी नहीं है ना तो रिटेन ज्यादा करके रखो। अगर स्टेबिलिटी नहीं है आदित्य तो मैं रिटेन ज्यादा करके क्यों रखूं? व्हाई? कैन एनीबॉडी टेल द रीजन? अगर लॉस हो तो हम उसे कवर करने में आसानी होगी। करेक्ट। अगर मेरी स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग नहीं है और जब लॉस हो जाए तो मैं वो अर्निंग को यूज करके एज ए डिविडेंड डिक्लेयर कर सकूं। अगर तो तुम्हारा स्टेबिलिटी है यार, अच्छा है तुम्हारा 4 साल से इतना है, फिर प्रॉफिट ही हो जाता है, फिर अगर स्टेबिलिटी है तो यू कैन डिक्लेयर मोर डिविडेंड। बट अगर स्टेबिलिटी नहीं है यू शुड रिटेन मोर, रिटेन ज्यादा करके रखो। नहीं समझ आया? समझ आया? नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स। अब तुम ये भी तो देखो, तुम डिविडेंड कितना डिक्लेयर कर रहे हो यार। तुम्हारे वो कह रहा है यार इररिस्पेक्टिव मेरा डिविडेंड ऐसा ही चल रहा है, ये कैसा भी हो मेरा डिविडेंड देना ही देना, इतना तो मैं देती ही देती हूँ। तो तुमने देना ही, तुम्हारा डिविडेंड डिक्लेयर देना ही स्टेबल है, तुम्हें देना ही इतना है तो उतना दो ना, उस पर फिर तुम उसका बचा हुआ रिटेन कर लो। तो वो कहता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड पढ़ो। कंपनीज जर्नली फॉलो करती है पॉलिसी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड एज पर शेयर, कि इतना शेयर पे इतना डिविडेंड तो जाएगा ही जाएगा। तो वो कहता है द इंक्रीज इन डिविडेंड्स इज जनरली मेड व्हेन देयर इज अ कॉन्फिडेंस दैट देयर अर्निंग पोटेंशियल हैज गॉन अप and not just the earning of the current year but the past year also. In other words, dividend per share is not altered if the change in earning is small or seem temporary in nature. यही चीज मैंने तुम्हें हिंदी में समझाई है कि अगर मान लो तुम्हारी अर्निंग यहां से यहां गई तो ये डिविडेंड भी बढ़ा दो। तुम्हें पता ही अर्निंग जो यहां से यहां गई है वो टेम्परेरी है, इस साल ये हो गया था इसलिए ऐसा हुआ, अगले साल ऐसा नहीं होगा। तो तुम डिविडेंड को भी स्टेबिलिटी रखो, तुम्हारा डिविडेंड कितना स्टेबल है। अगर तुम्हें पता है डिविडेंड मेरा स्टेबल ही नहीं है, कैसे भी कर लो कुछ भी कर लो, तो तुम अपना रिटेन ज्यादा करो। समझ आ रहा है? इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि तुम्हारी वो सिचुएशन क्या है। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। विशेष, अगर मेरे पास खुशी और विशेष एक बात बताओ, अगर मेरे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट अवेलेबल है, तो क्या करूं डिविडेंड और रिटेन अर्निंग का? करेक्ट, रिटेन में ज्यादा करूंगी और डिविडेंड डिक्लेयर में कम करूंगी। और शेयर होल्डर भी समझेंगे कि यार इसलिए वो डिविडेंड डिक्लेयर कम कर रही है क्योंकि एक अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर प्रोजेक्ट में लगाएगी कल को हमें ही फायदा होगा। समझ आया? तो अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है मेरे पास कोई तो रिटेन ज्यादा कर और डिविडेंड कम वो कर। कैश फ्लो पोजीशन, व्हाट डू यू मीन बाय कैश फ्लो पोजीशन? जितना कैश आ रहा है उसके हिसाब से। नहीं, कहीं अभी हमारे कैश मतलब कैसा आ रहा है? कैश का इनफ्लो कैसा है? कैसा है कि स्टॉप है या हाँ, खुशी। इनफ्लो है उस पे। मैम एक बात बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड में अगर हमारा डिविडेंड ज्यादा है, मतलब अगर हमारा प्रॉफिट ज्यादा है तो हम डिविडेंड भी तो ज्यादा देंगे ना। हम बट अगर मान ले वो प्रॉफिट ऐसा इतना ज्यादा है, एक तो बहुत ज्यादा नहीं है थोड़ा बहुत ज्यादा है, तो भी तो डिविडेंड सेम ही रखेगी। और तुझे पता है बहुत ज्यादा है बट वो टेम्परेरी नेचर है, वो ज्यादा तो है बट इसी साल है अगले साल नहीं है, लॉस भी हो सकता है। तो तू अपना स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड और स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग दोनों को देखेगी और ये भी देखेगी कि अगर तूने तेरा प्रॉफिट बढ़ा है क्या वो टेम्परेरी नेचर का तो नहीं है। अगर वो टेम्परेरी नेचर का है तो तुझे डिविडेंड ज्यादा क्यों देना है? जैसा चलता आ रहा है वैसे ही चलते रहो। समझ आया? अगर कम हो गया तो पता है कम लोग ना एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो ये अच्छा अर्निंग भले ही थोड़ी सी ज्यादा तो मुझे डिविडेंड कम दोगे। समझ आ रहा है? और अगर जब स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड चल रहा है ना तो वो चलता रहना चाहिए। वो गई इस बार तो लॉस है, वो कहते इस बार तो लॉस है, कह रहे 3 साल पहले इतना डबल तुमने अर्निंग करी थी, हमें डिविडेंड ज्यादा दिया था, तुम कंपनसेट करो, हमें इतना डिविडेंड दो। स्टेबिलिटी चल रही है। समझ आया? इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द डिविडेंड कि तुम कैसी कंपनी हो, तुम कितना स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप इतने टाइम से कह रहे हो डाल जेल जाने वाला कब जा रहा है? अभी बताओ। कहाँ अडानी नहीं जा रहा, मैं क्या करूं, मैं थोड़ा ना छोड़ के आऊंगी। मैं वो Done. जेल भेजो उसे। नेक्स्ट वन इज कैश फ्लो पोजीशन। व्हाट डू यू मीन बाय कैश फ्लो पोजीशन? कैश, तुम्हारी कंपनी के कैश का इनफ्लो कैसा है? अगर इनफ्लो बहुत अच्छा है तो तुम अपना डिविडेंड अच्छा डिक्लेयर कर सकते हो, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर करने में क्या होएगा? आउटफ्लो। अगर तुम्हारी कंपनी का कैश का इनफ्लो अच्छा है, स्ट्रांग है, स्टेबल है, देन यू गिव मोर डिविडेंड। वो भी खुश, हम भी खुश।
कैश फ्लो पोजीशन। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, इसका मतलब क्या है? कैपिटल मार्केट का मतलब क्या हुआ? मार्केट वो शेयर बाजार। कैसा है? एक्सेस टू कैपिटल मार्केट का मतलब क्या है? वो है, बताओ जल्दी बताओ। तो रहा हूँ स्टॉक मार्केट में तुम्हारा एक्सेस इजी है या थोड़ा टफ है? यहाँ पर एक्सेस का मतलब होता है, पढ़ो अपनी ये नोट्स निकालो, क्योंकि पता है इन सब में तुम फट्टे मार दोगे, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट में नहीं मार पाओगे। आई एम जस्ट रीडिंग आउट। लार्ज एंड रेपुटेटिव कंपनीज जनरली हैव easy access to the capital market and therefore may depend less on retained earning to finance their growth. These companies tend to pay higher dividends than the smaller companies which have relatively low access to the market. ये मैंने पहले भी समझाया था और अब भी समझा रही हूँ। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट मतलब मेरी कितनी पहुंच है कैपिटल मार्केट से पैसे उठाने की। अगर तो मेरी कैपिटल मार्केट में बहुत अच्छी एक्सेस है, मेरे को जब चाहिए मैं कैपिटल मार्केट से पैसा उठा सकती हूँ, मैं रेप्यूटेड कंपनी हूँ, बहुत अच्छी कंपनी हूँ। अरे जब चाहिए होगा तो कैपिटल मार्केट से पैसा उठा दूंगी, रिटेन अर्निंग करके करना क्या है, तो मैं डिविडेंड ज्यादा दूंगी और रिटेन कम करूंगी, क्योंकि आई हैव एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट। समझ आ रहा है आपको? नहीं, आप तो कैसा लिंडा एयर हो रहा है आपका ऐसा। मैं वीडियो में पैसे सुनो, डांस सिखा रहा हूँ। आपको दोबारा समझाऊं। कैपिटल मार्केट मतलब शेयर बाजार से पैसा उठाना। अगर इजीली एक्सेस है, इजीली अवेलेबल है, जब मुझे चाहिए होगा मैं कैपिटल मार्केट से पैसा उठाऊंगी। सारे बंदे, सारे जो बाहर पोटेंशियल कस्टमर हैं वो मेरे कंपनी में शेयर इन्वेस्ट कर भी देंगे, धड़ल्ले से मेरा शेयर बिकेगा, मुझे कोई टेंशन है ही नहीं। ईजी एक्सेस है, ईजिली मैं अपने कैपिटल मार्केट से पैसा उठा सकती हूँ, तो मुझे रिटेन करने की ज़रूरत ही क्या है, भले ही ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो। समझ आया? भले ही इनसे मेरे को रिटेन करने की इतनी नीड नहीं है, मैं डिविडेंड डिक्लेयर करूंगी ताकि वो भी राजी मैं भी राजी। समझ आया? बट मान लो मैं एक छोटी सी कंपनी हूँ, मैंने अपना शेयर मार्केट में उतार भी लिया तो शायद कोई ना ले, पहले ही मुश्किल से बड़े मुश्किल से शेयर्स अलॉट हुए थे। तो कह रहा अगर तुम्हारी कैपिटल मार्केट में इतनी अच्छी एक्सेस नहीं है देन यू शुड रिटेन मोर, क्योंकि आगे चाहिए होगा तो तुम्हें अपना ही पैसा यूज करना पड़ेगा, तुम्हें कैपिटल मार्केट से इजीली एक्सेस नहीं मिल सकता। अभी भी नहीं समझ आया? अभी भी नहीं समझ आया? हार्दिक और खुशी समझ आया? तो एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, अगर एक्सेस है, तुम बिग कंपनी हो, रेपुटेटिव कंपनी हो, तुम इजीली पैसा उठा लोगे तो डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करोगे। बट तुम स्मॉल कंपनी हो, इतना ज्यादा एक्सेस नहीं है, इजीली पैसा नहीं उठा पाओगे, भाई तुम रिटेन कर लो, तुम डिविडेंड थोड़ा कम निकले। अगर अपन डिविडेंड ज्यादा देंगे तो अपनी वो भी तो बढ़ेगी, गुडविल रेपुटेशन, और मार्केट में गुडविल रेपुटेशन बढ़ेगी तो वैसे ही शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। शेयर होल्डर प्रेफरेंस, भाई तुम अपनी अपनी मत देखो, तुम शेयर होल्डर की प्रेफरेंस भी देख लो। तुमने कहा हम रिटेन ज्यादा करेंगे और डिविडेंड डिक्लेयर कम करेंगे, शेयर होल्डर, अरे 3 साल से तुम्हारा यही ड्रामा चल रहा है, दे ही नहीं रहे हो तुम डिविडेंड, तो यू हैव टू कंसिडर द शेयर होल्डर प्रेफरेंस ऑल्सो, क्योंकि अल्टीमेटली डिविडेंड जा किसकी पॉकेट में रहा है, शेयर होल्डर की ना। कंपनी 3 साल से दे ही नहीं रही है, ये कह के क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, अच्छा प्रोजेक्ट है, वहां पैसे लगा रहे हैं, वहां पैसे लगा रहे हैं, तो उनकी भी तो प्रेफरेंस देखोगे ना। बिकॉज बहुत सारे शेयर होल्डर इसलिए डिपेंड रहते हैं कि डिविडेंड आएगा तो हमारा घर चलेगा, वो रेगुलर इनकम है उनकी। आर यू गेटिंग मी? तो वी हैव टू कंसिडर द शेयर होल्डर प्रेफरेंस आल्सो। टैक्सेशन पॉलिसी क्या है? डिविडेंड के ऊपर टैक्स ज्यादा जाता है तो फिर कम नहीं। किसके हाथ में टैक्स जा रहा है? गवर्नमेंट। अर्लियर नहीं, पहले के जमाने में Correct. आपके टाइम पे डायरेक्ट मतलब पहले उन्हें डिविडेंड मिलता था और उनके थ्रू टैक्स जाता था, जिससे हमारा आधा टैक्स बच जाता था। आओ इधर हमारे देखो, पास नहीं पहुंचता। ये कंपनी है, कंपनी क्या करती थी, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देती थी, दे दिया 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए पर शेयर, 10 रुपए दिए, 30% मान लो टैक्स होता, इन लोगों को अलग अलग गवर्नमेंट को 3 रुपए देने होते थे। तो इनके हाथ में डिविडेंड इनकम टैक्स फ्री नहीं होती थी, इनके हाथ में ये इनकम टैक्स फ्री नहीं है, इस पे टैक्स देना होता था। तो होता क्या था पहले जमाने में, ये लोग देते ही नहीं थे, इन दोनों ने दिया, 50% ने नहीं दिया, गवर्नमेंट को लगने लग गया नुकसान। आप कंपनी गवर्नमेंट क्या करती है, कंपनी से गवर्नमेंट कहती है सुन तू इन कंजरों को 10-10 दे ही मत, पहले साथ तो इनको 7-7 दे, क्या दे, 7-7 दे, और 3 मुझे
डायरेक्ट। अब इनके हाथ में क्या हो गई? टैक्स फ्री इनकम। कौन सी इनकम आई? टैक्स फ्री। नंबर 1 का पैसा, वो भी टैक्स फ्री। कटकटा के मिला, उन्हें क्या है, ठीक है भाई, मेरे पास 1 लाख शेयर थे, 7 रुपए के हिसाब से 7 लाख आ गए, कटकटा के 7 लाख मेरी वाइट इनकम है। स्माइल ऑन द फेस, शेयर होल्डर खुश, क्योंकि मेरे हाथ में टैक्स फ्री इनकम है। तो टैक्सेशन पॉलिसी अगर ऐसी रहती है तो डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करना पड़ता है, बिकॉज दे विल बी हैप्पी। क्या टैक्सेशन पॉलिसी कैसी है? अगर तो टैक्सेशन पॉलिसी टैक्स फ्री इनकम, टैक्स फ्री डिविडेंड देती है उनके हाथ में, तो वो प्रेफर करते हैं ज्यादा दें। समझ आया? एक बार टैक्सेशन पॉलिसी का पॉइंट पढ़ो, मैं जो पढ़ाया है वो मैं पढ़ रही हूँ। टैक्सेशन पॉलिसी, shareholder prefer higher dividend as dividends are tax free in the hands of shareholder as per the current taxation policy. करेक्ट? यही पढ़ा है कि शेयर होल्डर ज्यादा प्रेफर करते हैं डिविडेंड को, क्योंकि उनके हाथ में वो टैक्स फ्री इन हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज लेविड ऑन कंपनीज। किसने कंपनी के ऊपर करा? कंपनी के ऊपर है लेविड, कंपनी दे रही है टैक्स गवर्नमेंट को। So if the tax on dividend is higher, it is better to pay less by way of dividend. Last line को underline. So if the tax on dividend is higher, अगर डिविडेंड पे ज्यादा टैक्स ले रहा है तो कंपनी कहती है तुम एज अ डिविडेंड पैसा मत लो, मैं किसी और तरीके से दे दूंगा। क्योंकि ज्यादा इन्होंने 50% कर दिया, 5 रुपए इनको जाएंगे, 5 रुपए इनको जाएंगे, तो कंपनी इनको समझाती है सुन यार टैक्सेशन पॉलिसी बहुत हायर हो गई है, तुम एज अ डिविडेंड वो चीज लो ही मत, मैं तुम्हें अलग तरीके से प्रॉफिट दे दूंगा, तुम कम लो। समझ आया? तो टैक्सेशन पॉलिसी मैटर्स अ लॉट कि तुम डिविडेंड कितना डिक्लेयर करोगे। अगर टैक्सेशन पॉलिसी में हायर डिविडेंड है तो नहीं देंगे, लोअर है तभी देंगे, यार ठीक है ले ला के नक्की करो। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? समझ आ गया? नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट रिएक्शन। अभी हमने पढ़ा स्टॉक मार्केट का रिएक्शन क्या है। अगर मैंने डिविडेंड डिक्लेयर करा और स्टॉक मार्केट में धुआंधार क्या हो गई, यार ये तो इतना डिविडेंड देती है, इतना डिविडेंड देती है ये कंपनी, बहुत ही बढ़िया, क्या लोग उसे परचेज करना शुरू कर देंगे, उसे लोग परचेज करना पड़ेंगे, तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। स्टॉक मार्केट रिएक्शन भी डिपेंड करता है कि तुम कैसे हो। लीगल कंस्ट्रेंट्स, व्हाट डू यू मीन लीगल कंस्ट्रेंट? दिस लीगल कंस्ट्रेंट्स और कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स दोनों को आराम से समझना। लीगल का मतलब होता है लॉ, कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, फेमा, ये क्या कहता है। कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट का मतलब होता है मैंने HDFC से बैंक से लोन लिया था और उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि चाहे कुछ हो जाए मैं इतने रुपए, इतने परसेंट से या इतने रुपए से ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करूंगी। अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट में ही लिख दिया कि इतना ही दूंगी तो मैं उससे ज्यादा दे सकती हूँ। अगर लीगल ये कह रहा है, अच्छा लीगल कहता है 10% तो देना ही पड़ेगा, तो 2% कैसे दे रही है? तो मुझे कंस्ट्रेंट्स मतलब उन्होंने इतनी रोक, इतनी वो लगा रखी है, चाहे लीगल ने यानी लॉ ने या कॉन्ट्रैक्चुअल ने, बैंक ने, किसी इन्वेस्टर ने, किसी से पैसा लोन लिया हो, किसी ने कंडीशन लगा रखी हो, तो मुझे वो भी तो देखना पड़ेगा ना। मैं अंधाधुन ऐसे पैसा बांट नहीं सकती या रिटेन नहीं कर सकती, मुझे दोनों के कंस्ट्रेंट्स देखने पड़ेंगे। तो दीज फैक्टर्स इज गोइंग टू इफेक्ट माय डिसीजन कि मुझे रिटेन कैसे करना है और डिविडेंड डिक्लेयर कैसे करना है। समझ आया? हमने तीनों चीज समझ आ गया। एक ना इसके अंदर टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि तो जो तुम पैसा लगा रहे हो, जितनी कैपिटल लगा रहे हो, इस कैपिटल स्ट्रक्चर में तुम्हारा कितना परसेंट डेट है और कितना परसेंट इक्विटी है। अकाउंट्स में सीख के आए हो डेट इक्विटी रेशियो? आपने पढ़ाया था। अकाउंट में सीखा डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी। यस। तो वो कह रहे हैं व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर गोइंग टू इफेक्ट कि तुम्हारा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। क्या ये सिमिलर फाइनेंसिंग डिसीजन से नहीं मिलता? क्या ये सिमिलर फाइनेंसिंग डिसीजन से नहीं मिलता कि यार कॉस्ट कितनी होगी, डेट और इक्विटी की, रिस्क कितना होगा, कैश फ्लो पोजीशन कितनी होगी, फ्लोटेशन कॉस्ट कितना होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर, यही सारे फैक्टर्स नहीं होंगे। तो टॉपिक लिखो कैपिटल स्ट्रक्चर, लिखो कैपिटल स्ट्रक्चर। तो these are the factors which are going to affect
कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इक्विटी की क्या प्रेफरेंस रहनी चाहिए। डन। तो यार एक बात बताओ, कैपिटल स्ट्रक्चर में यही डिसाइड कर रहे हैं ना कि डेट ले या इक्विटी, और यही हम फाइनेंशियल डिसीजन में कर रहे थे कि डेट या इक्विटी। तो इसके बहुत सारे पॉइंट वही कंट्रोल कंसिडरेशन, तुम्हें कंट्रोल डाइल्यूट करना है नहीं करना। अगर तुम्हें कंट्रोल डाइल्यूट करना है तो भाई तुम इक्विटी ले लो, वरना डेट ले लो। रिस्क कंसिडरेशन, रिस्क कितना लेना चाहते हो वही सेम। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स। कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स, इक्विटी में हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा रहता है और डेट में हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट कम रहता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट। अब इन दोनों पॉइंट्स को एक बार होल्ड पे करो। कैश फ्लो पोजीशन, अगर तुम्हारी बहुत स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन है, स्टेबल है, तो तुम डेट ले लो ना। तुम जो आउटफ्लो है ब्याज का और प्रिंसिपल अमाउंट का वो तुम सह लोगे। बट अगर तुम्हारा शॉर्टेज है कैश की तो तुम क्या डेट कर सकोगे? अगर इस केस में तुम्हारे पास शॉर्टेज है देन गो फॉर इक्विटी। ये सारे पॉइंट्स वो वाले हैं जो हम कर चुके हैं। टैक्स रेट, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स रेट? व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स रेट? और टैक्स रेट कैसे डिसाइड करेगा कि मैं कैपिटल स्ट्रक्चर में अपना डेट ज्यादा रखूं या इक्विटी ज्यादा रखूं? लिखो, टैक्स रेट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन डेट। यहां पर कौन सा वाला पॉइंट लाएंगे? इंटरेस्ट ऑन डेट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं डेट पे, वो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है। बट जो हम डिविडेंड दे रहे हैं वो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं होता। वो कह रहे हैं अगर मान लो टैक्स रेट्स ज्यादा है, देयरफॉर हायर टैक्स रेट्स मेक डेट चीपर। अगर मेरा मान लो टैक्स रेट हाई है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ले रही है, तो क्या इसके कारण मेरा डेट सस्ता नहीं पड़ेगा? बट अगर मान लो वो कौन सी कंट्री है, टैक्स फ्री कंट्री, इस कंट्री में यार सिर्फ 5% है, 15% है, कम टैक्स रेट है, ड्यूटी फ्री। तो फिर तुम इक्विटी ले लो, डेट ले लो, एक ही गल है। टैक्स रेट मेक्स अ डिफरेंस। क्योंकि टैक्स रेट क्यों डिफरेंस कर रहा है? क्योंकि अगर टैक्स रेट ज्यादा होगा तो मेरा डेट पे ब्याज देना सस्ता पड़ेगा, तो मैं डेट प्रेफर करूंगी। अगर मान लो टैक्स का रेट इतना ज्यादा नहीं है, टैक्स रेट इतना गवर्नमेंट नहीं ले रही, तो मेरे लिए डेट और इक्विटी चीपर नहीं है, एक कोई गल है, एक ही बराबर है, तो उसमें मेरा डिसीजन अलग होगा। डन? समझ आया? नेक्स्ट वन इज आरओआई। आरओआई बोले तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? कि मैम जितना तुम इन्वेस्ट कर रहे हो इस वाली फील्ड में, अच्छा बहुत सारी अलग फील्ड है, फूड मार्केट, फूड इंडस्ट्री अलग है, कपड़ों की मार्केट इंडस्ट्री का अलग रेट ऑफ रिटर्न होता है, क्या टेक्नोलॉजी, टेक, फैंस, टीवीज, उनका अलग होता है, पढ़ाई का, एजुकेशन का अलग होता है, सबका जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका रिटर्न अलग होएगा। तो वो कहता है यार कि मैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट रखूं या इक्विटी, डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि मैं अपना रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे कितना ला रही हूँ। एग्जाम्पल समझाऊं? ये अगर समझ लोगे तो फाइनेंशियल लिवरेज भी समझ आ जाएगा। प्लीज सबका ध्यान यहाँ हो। मान लो मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं और वो मुझे इन्वेस्ट करने हैं। बाहर मार्केट में 12 रुपए % का ब्याज चल रहा है, डेट पे क्या चल रहा है? ब्याज। 1 रुपए सैकड़ा जिसे कहते हैं हम बनियों में, 1 रुपए सैकड़ा मतलब 1% एक महीने का, यानी पूरे साल का 12% ब्याज। अगर कोई मुझसे पैसा लेता है तो वो मुझे 12% देगा, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मार्केट में चल रहा है। अगर मान ले 10 करोड़, मेरे पास 2 ऑप्शन है। वो कह रहे हैं तू ना क्लोथ की मार्केट है, इंडस्ट्री है, उसमें डाल ले, तेरे को 18% रिटर्न मिलेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है? और तू ना यहाँ पर कैमरों की फैक्ट्री में डाल ले, तेरे को 9% मिलेगा। मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? समझ आया कुछ? वो कहता है कि मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट होगा या इक्विटी, वो डिपेंड करता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। अगर तो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 9% है तो मैं डेट लूंगी या इक्विटी? समझ रहा है? अगर मेरा मान ले 18% का रिटर्न होना है
तो मैं यहाँ पैसा डालूंगी ना, क्या ठीक है 12% बाहर दे के 18% खुद का पैसा बढ़िया, 12 बाहर से उठा लो, 12% बाहर चला जाएगा और बाकी का मेरे पास बढ़ जाएगा। अगर मैं साला 12% बाहर से उठाऊंगी इस वाले केस में तो मैं तो पागल हूँ। तो यहाँ पर मैं डेट प्रेफर और यहाँ पे मैं डेट प्रेफर, कुछ समझ आया? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पढ़ रही हूँ, सिर्फ सुनना। इफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी इज ग्रेटर, ज्यादा है, एज द रिटर्न ऑन डेट, ज्यादा है, मैंने क्या बोला? इफ द ROI ऑफ द कंपनी इज ग्रेटर, ज्यादा है, देन द डेट, इट कैन यूज मोर डेट, इट कैन यूज मोर डेट to increase the return rate of return on the share capital. This is known as trading on equity. इसे क्या कहते हैं? एग्जाम्पल समझ आ रहा है? जो मैंने भाषा लिख रखी है ना, मैंने क्या किसी भी बुक ने लिख रखी है, कुछ भी समझ नहीं आई अगर ये कंसेप्ट नहीं समझ आएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब मुझे जो इंडस्ट्री में पैसा लगा रही है उसकी रिटर्न कितना मिल रहा है। ये मुझे 18% कमा के दे रही है, ये मुझे 9% कमा के दे रही है और बाहर 12% चल रहा है। अगर इस वाले केस में मैं डेट क्यों प्रेफर कर रही हूँ, इस वाले केस में मैं डेट क्यों नहीं प्रेफर कर रही है, समझ आ गया? ये पॉइंट क्लियर हो गया पक्का? नाउ नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबिलिटी। बट यू मे बी फ्लेक्सिबिलिटी इफ अ फर्म यूजेस इट्स डेट पोटेंशियल टू द फुल, इट लॉसेस इट्स फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज फर्दर डेट। अरे सिंपल सा है, अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी डेट बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी तुमने पहले डेट इतना ज्यादा ले रखा है, तो तुम और ज्यादा डेट नहीं ले सकते। फ्लेक्सिबिलिटी रखो ना कि अगर फ्यूचर में जाके तुम्हें डेट लेना पड़े तो तुम इतने फ्लेक्सिबल हो कि मैं डेट ले सकती हूँ। डन। रेगुलरिटी फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन रेगुलरिटी फ्रेमवर्क? सात्विक तो कह रहा है ना मैं सुनूंगा, अगर मैंने गलती से सुन लिया तो मुझे समझ आ जाएगा, तो मैं सुन ही नहीं रहा। रेगुलरिटी फ्रेमवर्क क्या होता है? सेबी की गाइडलाइंस। लो मत पढ़ो लो, जाओ।